So, hello everyone, and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग खत्म ही करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो जो पढ़ने लायक चीजें थी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने खत्म कर दी। और आज के इस लास्ट लेक्चर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल प्रोविजंस in relation to STs, STs, backward classes and minorities और हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस थी, बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि इनके बारे में बात करेंगे, इनको एट्रॉसिटीज से बचाने के लिए बात करेंगे, इनके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ही इन ग्रुप्स के साथ कई हद तक जातियां हो रही थी और उम्मीद ये थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो जो लोग इन पार होंगे वो इन ग्रुप्स को दबाने की कोशिश करेंगे या फिर इनके हकों को मारने की कोशिश करेंगे। ऐसा ना हो इसलिए इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई। अब बात करेंगे प्रिविलेजेस एंड राइट्स इशूड टू एससीज, एसटीज, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड एंग्लो इंडियंस। Various privileges are granted to STs and STs by the Constitution. बहुत सारी privileges दी गई हैं to safeguard and enhance the rights of backward communities. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सेफगार्ड करने के लिए और इनके राइट्स को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इनके राइट्स को बढ़ाने के लिए, इनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, ताकि जो अपर क्लास है वो इनके राइट्स को दबा ना दे। In diverse aspects, encouraging them to blend into the nationwide mass. इसको हम डाइवर्स एस्पेक्ट से देखेंगे, ये नहीं कि कुछ एक दो जगह पे हमने कर दिया, डाइवर्स एस्पेक्ट पे करेंगे सो दैट कि वो नेशन वाइड मास, जो पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या है, उसमें मिल जाए। तो बेसिकली एक क्लास सिस्टम जो है वो खत्म हो जाए। ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये एससी है, ये एसटी है, ये क्लास सिस्टम खत्म हो जाए और नेशन में पूरी जो मासेस है, जो पॉपुलेशन है, वो एक हो। Various privileges are granted to SCs and STs by the Constitution to safeguard and enhance the rights and integrity of the backward communities like the SCs, STs, etc. In diverse aspect, encouraging them to blend into the nationwide mass. Backward communities like the SCs are the caste or the races in the nation that endure massive social, educational and economic inequalities. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, आप अगर कहेंगे, आप अगर देखेंगे, स्पेशली इन द कम्युनिटीज फ्रॉम एसीज और यू कैन सी एसटीज और क्लासेस, because of the discrimination, there is lack of education, there is lack of social equality, there is lack of educational equality, there is lack of massive economic equality. तो बेसिकली अगर बोलूं तो यहाँ सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से इनको सफर करना पड़ता है, क्योंकि अपर क्लास डिस्क्रिमिनेट कर रहा है।
As a result of the years, as a result of the years, the approach of untouchability, और सालों तक जब ये चीज चलती रहे तो इसको अनटचेबिलिटी करार दे दिया जाता है। Along with some other such practices, it led to shortage of infrastructure, locational isolation। इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज हो जाती है जब ये प्रैक्टिस होती है। जिस जगह में एसटीज और बैकवर्ड कम्युनिटीज मान लीजिए रहती है, सरकार वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना रही और इनका लोकेशनल आइसोलेशन हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो एक एरिया तो भैया डेवलप हो गया और जिस एरिया में ये रह रहे हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहा। तो एक तरीके से पूरे के पूरे शहर से वो एरिया कट जाता है, लोकेशनल आइसोलेशन हो जाता है, ये अकेले रह जाते हैं। These communities require special emphasis to defend their interest and expedite their socio-economic advancement। तो इनको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है कि इनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हो सके। अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ क्लास 1 of Article 341 of the Constitution, Clause 1, Article 341 of the Constitution, these communities were designated as scheduled caste, scheduled tribes, etc. To know the provisions for the backward classes in the Constitution of the India, हम और आगे देखें। आप इन नोट्स को अच्छे से अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी की सारी प्रोविजन जो है वो क्लियर हो जाए। The privileges granted to SCs and STs by the Constitution and the provisions for the backward classes in the Constitution of India। अब इनके लिए प्रिविलेजेस की प्रोविजन क्या क्या है? The through Constitution framework set up for the development of SCs, STs and OBCs demonstrates the sincere commitment of the Constitution's creator for their upliftment। Privileges granted to SCs and STs by the Constitution हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली इन प्रोविजन से आपको पता चलेगा कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे हमारे, उनके मन में कितना डेडिकेशन था इनको अपलिफ्ट करने का। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में। द नेशन एम्स एट promoting with special consideration the economic and educational interest of the underprivileged groups of the society, particularly the SCs and the STs, and should guard them against social inequality as well as all types of exploitation as per Article 46 of the Constitution। अनटचेबिलिटी को सबसे पहले अबॉलिश करा और आर्टिकल 46 में हमने एक डीपीएसपी देखा कि भैया स्टेट की ड्यूटी क्या है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स रिजर्वेशन इन एजुकेशनल फैसिलिटीज, वेयर एज आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) और 16(4)(b) of the Constitution provides for the quota in offices and services। तो कोटा भैया हमने रखा ऑफिसेज में भी, सर्विसेज में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब बात करें आर्टिकल 335, द कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज वेल एज द अपकीप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव efficiency must be taken in account while making appointment to the task and post related to the unions or states operations। तो भैया इसमें भी हमने प्रोविजन बनाया। आर्टिकल 338 asserts a national commission for SCs or STs tasked with investigating and surveilling all issues pertaining to the protection offered to them, investigating particular complaints and partaking into instructing the into
socio-economic development planning process, among other things. तो बेसिकली कमीशन हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। Seats for STs in panchayats are designated under Article 243D, आर्टिकल 243D के अंदर सीट्स इन पंचायत के बारे में प्रोविजन बनाए। STs have reserved seat in the House of People under Article 330। Article 332 established seats allocation for STs in state legislative assemblies. Reservation of seats for SCs and STs in the state Vidhan Sabha and Lok Sabha and nomination of the Anglo-Indian community in them shall persist till January 2020। ये प्रोविजन था एज पर आर्टिकल 334, राइट। आर्टिकल 23 क्या कहता है, विच फॉरबिड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग एंड सम अदर सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर, इज पर्टिकुलरली important for scheduled tribes। The Bonded Labor System Abolition Act 1976 was established in accordance with this article। तो बेसिकली क्या किया जाता था, एसटीज के या एसटीज के ऊपर स्पेशल प्रेशर या स्पेशल पावर होने की वजह से अपर कास्ट इनको यूज करती थी बॉन्डेड लेबर की तरह से, ट्रैफिकिंग के लिए, बेगिंग के लिए। ये ना हो इसलिए आर्टिकल 23 आया और इसके अधीन हमारा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 जो है वो लाया गया। Likewise, Article 24, which forbids the exploitation of children under the age of 14 years in any workplace, mine, or that is unsafe for occupation, is important that these communities, because they account for large amount of child labor exploited in these sections, or large number of labor exploitation या children labor exploitation in communities में था, तो particularly इनके लिए हम इस आर्टिकल को भी रेफर कर सकते हैं। अदर पर्टिकुलर प्रोटेक्शंस आर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 244 when read in conjunction with the constitution with 5th and 6th schedules। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ने से 5th और 6th शेड्यूल के ये भी प्रोविजन इनके लिए बनाए। अब राइट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस एंड माइनॉरिटीज की अगर बात करें, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज और माइनॉरिटीज भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर इन दूसरे ग्रुप्स द्वारा पावर कैप्चर करने के लिए आरोप लगाए जाते हैं और लगाए गए। तो एंग्लो इंडियन माइनॉरिटी इन इंडिया कैन बी डेटेड बैक in the British East India Company's official strategy of promoting its employees to many local women। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हम ट्रेस करेंगे जब ब्रिटिश इंडिया कम्युनिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश टाइम पे हमारे देश में एम्प्लॉयज का नंबर इंक्रीज करना चाहती थी, लोकल वुमेन से मैरिज करवा, यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ आके लोकल विमेंस के साथ मैरिज करते थे। तो जब वो यहाँ आके मैरिज करते थे तो उनकी सोच वाले परिवार यहाँ बढ़ जाते, तो इस तरीके से उनको हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज कहेंगे। द फ्रेज एंग्लो इंडियन was first used in 1935 Government of India Act, Article 366, Clause 2 of the Indian Constitution states in this regard, an Anglo-Indian means a person whose father or any of whose other male progenitors is in the male line is or was of European descent, but who is domiciled within the territory of India and is या फिर was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purpose only।
यानी कि वो बच्चे जिनके माता पिता जो हैं, माता पिता में से पिता या फिर पिता के पूर्वज, और वो भी मेल लाइन में से, यूरोपियन कम्युनिटी से, और जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उनके बच्चे आ गए हैं इंडिया में डोमिसाइल्ड। Article 331 states that if the Anglo-Indian community is underrepresented in Lok Sabha, the president may designate two members from this community. तो ये प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 333 specifies that the governor of the state may designate one member of the Anglo-Indian community to the legislative assembly if he deems that the group is underrepresented in the assembly. By inserting Article 334B in 1949, the quota allocation of the Anglo-Indian group in the Legislative Assembly was increased to for 40। तो उस टाइम से 40 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। However, the 126th Constitutional Amendment Bill of 2019, when implemented in 104th Constitutional Amendment Act of 2019, terminated the Anglo-Indian reserved seats in India's parliament and the state legislature in January 2020। तो इसको टर्मिनेशन दे दिया गया। अब अगर कंक्लूड करें, द आर्टिकल डिस्कसेस द प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू एससीज। ये हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर है, इसमें हमने डिस्कस करा एससीज और एसटीज के लिए प्रिविलेजेस जो है, the provisions for backward classes in the Constitution of India. The National Commission for ST, a statutory authority, has also given institutional commitments to these groups. The minority of social justice and empowerment is the primary ministry for the scheduled caste affairs. The Indian Constitution offers safeguards and protection for SCs, STs, and other backward classes, be it specifically or by asserting the public rights of civilians with the goal of boosting the economic and educational aspirations and eliminating social barriers। तो बेसिकली हमारे जो बैरियर्स थे उसको दूर करने के लिए ये चीज़ लाई गई। However, all central ministers and the state governments have the main authority for boosting the welfare of the backward classes in the fields of responsibility. The ministry amplifies their initiatives by intervening in the important domains through carefully crafted programs। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स के ऊपर जो है जिम्मेदारी है, हर एक मिनिस्टर के ऊपर है, और हर एक प्रोग्राम इसलिए केयरफुली क्राफ्ट बनाया जाता है। द मिनिस्ट्री शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट ब्यूरो ऑपरेट्स टू एनहांस द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट by offering learning, economic, and social opportunities। State government and central ministries are also scrutinized for their attempt to safeguard and support the needs of scheduled caste। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। अब एलएम की बात करें, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब ये क्लास ऑफ पीपल है हुज मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मेजॉरिटी इन द स्टेट और अ पार्ट ऑफ स्टेट। पूरी स्टेट के अंदर इनका जो मदर टंग है ये बाकी के लोगों से बिल्कुल अलग है, ये बाकी के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। Article 350A imposes a duty on a state to endeavor provided adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority। तो मदर टंग में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन लोगों के बच्चों को मिलेंगी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से। आर्टिकल 347 कहता है प्रोवाइड्स फॉर द यूज ऑफ मेजॉरिटी लैंग्वेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मेजॉरिटी लैंग्वेज यूज होगा। आर्टिकल 350 गिव्स राइट टू एवरी पर्सन टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर रीड्रेस ऑफ एनी ग्रीवेंस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन और अ स्टेट एज द केस में बी। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज से परेशान है तो किसी भी ऑफिसर को वो अपने स्टेट के या यूनियन के किसी भी लैंग्वेज में ग्रीवेंस जो है दे सकता है।
Article 350B empowers the president to appoint a special officer for linguistic minorities. It is the duty of the special officer to investigate all the matters relating to safeguards provided for the linguistic minorities under the Constitution and report to the president upon these matters at such intervals as the president may direct. हमने पहले भी देखा था कि प्रेसिडेंट के पास भैया ये पावर है कि वो एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं और वो इन सारे मैटर्स को देखेगा और प्रेसिडेंट को जो है वो रिपोर्ट करेगा। रिजर्वेशन इन इंडिया। अब रिजर्वेशन का सिस्टम बड़ा चर्चा में रहता है हर बार। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले ये सिस्टम था। पोस्ट इंडिपेंडेंस द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which was chaired by Dr. B.R. Ambedkar. Initially, it was introduced for a time span of 10 साल। 10 साल के बाद the legislature of India found the necessity to continue the system of the reservation और आज की डेट तक ये चल रहा है। इसको बनाया गया था सोसाइटल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए। Reservations were put in place in the Indian Constitution immediately after independence as a means to recognize the historical injustice meted out to the people belonging to backward groups and to implement provisions by which they would have better access to resources and opportunities. तो बेसिकली उन लोगों के साथ जिनके साथ ज्यादतियां होती आ रही थी उसको दूर करने के लिए ये चीज बनाई गई और हमारे ऐसे सारे ग्रुप्स जो कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस नहीं कर पाए उनको एक्सेस कर पाए, इसलिए ये चीज है। रिजर्वेशन इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड टू रेक्टिफाई द पास्ट एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस अगेंस्ट द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। जो पिछला हमारा इतिहास था उसमें बहुत सारी जातियां हुई, उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये चीज बनाई गई। टू इंश्योर दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैन बी सीन फॉर फ्रॉम पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड द सेंटर। सेंटर और स्टेट के अंदर जो जो अपॉर्चुनिटीज है, जो जो सर्विसेज है, वहां इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहीं कम ना हो जाए। इनके साथ जो जातियां होती आ रही हैं या हो रही हैं या होंगी उसकी वजह से इनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट ना हो, इक्वल ना हो, इनको इक्वालिटी ना मिले। तो प्रोवाइड बेसिकली इस चीज को चेक करने के लिए ये चीज बनाई। टू प्रोवाइड एन इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। कोई किसी भी जाति से हो, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म जो है वो बना दिया जाए। टू प्रमोट एंड एडवांस द बैकवर्ड क्लासेस। इनको प्रमोट और एडवांस करने के लिए The Mandal Commission was set up on 1st January 1979 by the Indian government under the Prime Minister Morarji Desai। मंडल कमीशन बैठाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। The chief mandate of the Mandal Commission was to identify the socially and educationally backward classes of India and to consider reservation as the means to address caste inequality and discrimination। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं इनकी प्रॉब्लम्स को देखना और देखना क्या रिजर्वेशन से हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। The commission developed 11 criteria to identify the backward classes who were called other backward classes। OBCs के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दिए। The criteria are classified as social, economical और educational। Socially, educationally और economically backward classes। The commission was chaired by MP BP Mandal and the commission had submitted its report to the president on 31 दिसंबर 1980। अब 1980 में the Prime Minister VP Singh announced in the Parliament that the recommendations of the Mandal Commission would be implemented
The Mandal Commission concluded that India's population consisted of approximately 52% of OBCs. Therefore, 27% of the government jobs should be reserved for them. In 1992, the SC upheld this 27% reservation of OBCs, but also stated that the only caste was not an indicator of socio-economic educational backwardness. सिर्फ जाति ही इसका क्राइटेरिया नहीं रहे। तो लेट्स डिस्कस अ प्रैक्टिस। Let us do a practice question now. Consider the following statements. Article 341 of the Constitution of India defines who would be scheduled caste with respect to any state or UT. ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। NCST is an Indian constitutional body, बिल्कुल ठीक है। That was established through 89th Constitutional Amendment 2003 में। The NCST has been set up under Article 338A, सही। As per 2011 census among Indian states, the UTs, Mizoram or Lakshadweep had the highest percentage of its population from STs, approximately 95%. As per Article 46 of the Constitution of India, states will have to promote and protect the educational and economic interest of SCs and STs. It shall protect the SCs and STs from social injustice and all forms of exploitation. तो भैया सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल ठीक। None of the above statements are false. All the statements are true. तो बेसिकली इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन जो हैं वो तो नहीं बनते, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर आपसे प्रोविजंस पूरी की पूरी आज के पूरे इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा आपको सम अप करने के लिए सारा कंटेंट क्वेश्चन में डालना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर एससीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, सारा एक साथ भी पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, राइट। तो यू जस्ट हैव टू नरेट इन शॉर्ट एवरी प्रोविजन जिससे आपका मतलब जो है वो क्लियर रहे। तो इस तरीके से ये सारी प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एनमरेट करी गई हैं। जब भी आपसे इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि व्हाट यू मीन बाय एससीज और व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट एससीज और एसटीज और बैकवर्ड क्लासेस, क्या प्रोविजंस हैं। कंक्लूजन जो हमने डिस्कस करा इन द मिडल, इन द लास्ट आपको वो भी डिस्कस करना होगा। रिजर्वेशन के बारे में भी आप डाल सकते हैं। तो कीपिंग इन व्यू द लेंथ ऑफ द आंसर यू कैन राइट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, और प्रीलिमिनरी के लिए तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन इस तरीके के आपके लिए बन सकते हैं। तो बेसिकली आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस लेक्चर के साथ ख़त्म हो रहा है। आई होप कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पहले इस नज़र से इतने आसान तरीके से नहीं देखा होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक प्रोविज़न को आपके लिए सरल बनाने की, आसान बनाने की। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैं आशा करता हूं कि जितना भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ आया होगा। हर एक प्रोविज़न अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी पूरा क्लैरिटी देने की, कंसाइजली, कि आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा ना हो और जितना रिक्वायर्ड है उतना हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बार बार मैं बात करता हूँ, दैट इज मस्ट। तो अगर आपको कोई प्रोविजन दोबारा से समझ नहीं आया, यू कैन वॉच दीज वीडियोज अगेन एंड अगेन, राइट। उतना आपका रिविजन होगा, उतना आपका प्रैक्टिस होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।